नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से वो ये कि ये जो अभी आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, फिलहाल जो सुनने में आ रहा है वो 27 जो अक्टूबर है वो वहां पर जो है यानी कि 27 अक्टूबर को हो पाना जो है अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। लगभग ये तय हो चुका है, आप सभी लोग शायद जानते भी होंगे इस चीज को। ठीक है, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इतना इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि फिलहाल जो लग रहा है वो ये है कि 27 अक्टूबर को जो आपका पीसीएस का प्रीलिम्स था वो फिलहाल नहीं हो रहा है, दिसंबर में होने की उसकी बात हो रही है। कई सारे मुद्दे हैं, चर्चाओं में हैं, आप लोग जानते होंगे। आयोग 2 दिन परीक्षा कराना चाहता है और नॉर्मलाइजेशन से लेकर के अलग अलग मुद्दे दरअसल अभी आप लोग चीजों को देख रहे होंगे। हालांकि इस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब काम आयोग का है। लेकिन जो चीजें हैं आपके सामने वो ये हैं कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका फोकस पीसीएस पे है तो आपसे मैं छोटी सी विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग कम से कम एक प्रश्न का उत्तर अपना जो है जरूर लिखने की कोशिश करें। यानी कि मेंस के कम से कम उन टॉपिक्स पर आप फोकस जरूर कर लें जो आपके प्री प्लस मेंस में कंबाइंड है। या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप उन टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं जो छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी पेपर फर्स्ट में है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड पेपर में आपका सोशल जस्टिस है, सोशल इश्यूज और गवर्नेंस का टॉपिक, आईआर का टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। इन छोटे छोटे टॉपिक पर आप जो है फोकस कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक आपका नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं आ जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी आप चाहें तो पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इससे आप लोग थोड़ा सा हटिएगा नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें। कोई अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए, कुछ और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो है क्वेश्चंस कम नहीं कराए जाते हैं, आपको 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग बेसिकली जो व्याख्या हम कराते हैं उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से करिएगा। व्याख्या में कई प्रश्न जो है आपके करंट के होते हैं। जो प्रश्न होता है वो तो होता है, लेकिन साथ साथ में जो व्याख्या होती है उसमें कई प्रकार के प्रश्न आपके छुपे होते हैं, तो उनको आप लोग डिटेल्स में करिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना दे दूं, डिकोड एग्जाम की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बम्पर जो है योजना चल रही है। यानी कि एक जो है एक ऑफर है आपके लिए कि डिकोड एग्जाम के जितने भी कोर्स हैं उन सभी कोर्सों पर जो है दशहरे तक यानी कि नवरात्र के इन दिनों में भारी छूट है। यानी कि ये लगभग 1000 रुपए तक की क्या है छूट प्रदान की जा रही है। जो भी कोर्सेज आपके डिकोड एग्जाम के हैं उन सभी कोर्सेज पे आपको ऑफर मिल रहा है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका फोकस विशेष तौर पर आरओ का है तो आप जो है इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, अभी आपके पास दस्तूर है। आप चाहें तो इस मौके को ग्रैब करें और वीडियो के माध्यम से अपनी चीजों को, क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बढ़िया करें। तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को आप अभी भी मजबूत कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको जो है छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इन प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप जो है जो संस्थान का जो नंबर है आपको उस पर व्हाट्सएप करना है। लेकिन व्हाट्सएप क्या करना है आपको उस पर व्हाट्सएप करना है, लिखना है पहले मैसेज आपको आरओ फाउंडेशन कोर्स, और इसको लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है 9506742546 पर। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डिकोड एग्जाम आरओ के लिए फिलहाल है, यानी कि ओवरऑल आरओ पर डिकोड एग्जाम की महारत बहुत अच्छी है। और यहां पर आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, ये सारे अभ्यर्थी हमारे हैं जो डिकोड एग्जाम की तरफ से जो है एग्जाम जो कोर्सेज थे डिकोड एग्जाम के, उनके माध्यम से जुड़ करके इन्होंने अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। तो अगर आप अपनी एक फोटो जो है यहां पर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्री फोटो यहां पर एक लगे सेलेक्टर के फॉर्म में, तो आप डिकोड एग्जाम के प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोग्राम हमारा और चल रहा है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो या तैयारी चल रही है तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने एक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जहां पर आपको 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे जो है सिलेबस का क्या किया जाएगा, एक तरीके से इसका रिवीजन कराया जाएगा। परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, जो बदलता हुआ ट्रेंड है आयोग का,
उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाएगी, याद रखिएगा। और इसके अलावा बेसिकली टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर जो है और रिवीजन होगा आपके लिए 3 टाइम्स का। सॉल्व्ड और अनसॉल्व पीडीएफ आप एवरी टेस्ट की मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा जिसमें 3000 क्वेश्चन दिए जाएंगे विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि व्याख्यात्मक हल के रूप में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी फाइल आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे, अर्थात आपका माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों ही जो है भाषाओं में अपने इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो भी आपकी भाषा हो। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे भी जुड़ करके आप चाहें तो जो है आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप डिकोड एग्जाम के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ करके अपने कोर्स को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको भारी छूट दी जा रही है। या फिर आप चाहें तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दोनों प्रोग्राम से जुड़िए और एक तरफ जो है इससे जो है आप अपने नॉलेज को एनहांस करिए, गेन करिए, ज्ञान मिलेगा आपको, और यहां से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो दोनों प्रोग्राम आपके लिए बेहतर हो सकता है, या किसी एक प्रोग्राम से जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये छोटी सी न्यूज थी। अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो आपको लिखना होगा वीडियो टेस्ट, और उसको लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक, ये हो गई आपकी सूचना। और अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाफट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन से एक बात मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप लोग प्लीज अपनी तैयारी को करते समय रिवीजन पर विशेष आपको फोकस करना है। यानी कि सैटरडे या संडे या फिर संडे एक दिन आप कम से कम रिवीजन के लिए जरूर रखिए। और जब भी सुबह आप कोई चीज पढ़िए तो सुबह आप जो है नया कुछ पढ़ने से पहले जो आपने कल पढ़ा होगा, विगत दिनों में जो पढ़ा होगा, उसको एक बार आप रिवीजन जरूर कर लिया करिए। ठीक है, तो डेली रिवीजन करिए शॉर्ट फॉर्म में, और संडे या सैटरडे या दोनों दिन जो है आप रिवीजन बड़े तौर पर करिए। ठीक है, यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। आइए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी से। तो काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में आयोजित होता है? तो यह होता है भैया भारत और कजाकिस्तान के मध्य में। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर अवस्थित होता है? तो यह होता है भैया आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में समाचारों में चर्चित माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है भैया आपका अंटार्कटिका में। और ये चर्चाओं में क्यों था? चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि यहां पर क्या थे, जो गोल्ड के पार्टिकल्स थे वो जो है निकल रहे थे इससे। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन बेसिकली कहां पर किया जा रहा है? ये कहां पर किया जाएगा? ये पेरिस में किया जाएगा, याद रखिएगा। और भारत भी इस रक्षा प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 8 उत्पाद को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राज्य कौन सा भाई साहब? वो है आपका असम राज्य, याद रखिएगा। और वो मैंने आपसे प्रश्न कहा था ये आप लोग जो है 8 जो ये उत्पाद हैं वो कौन कौन से 8 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, इनको आपको रेडी कर लेना है। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आपने उन 8 उत्पादों को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, गूगल करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है भाई साहब? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है 4 अक्टूबर को। यह भी आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन यानी कि NMEO तिलहन को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो 2030-31 तक के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया है 5 भाषाओं को। और अब वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? तो वो हो गई हैं भैया कितनी? 11। और हमने आपको टास्क दिया था, इनफैक्ट प्रश्न भी आपको दिया था कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, इनका क्या योगदान है, क्या फायदा होगा। तो ये फैक्ट यानी कि ये क्वेश्चन जो है जो शास्त्रीय भाषा का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या ये जो शास्त्रीय भाषा का जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली आपके मेंस में, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, किसमें? शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ सकता है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय भाषा, अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसका क्या कुछ फायदा होगा, ये आप डिटेल्स में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से रेडी कर लीजिएगा। ये प्रश्न हमने आपको दिया था, अगर आपने कर लिया था प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो आज आपका पहला टास्क है कि शास्त्रीय भाषा को प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब कल हमने प्रश्न जो पूछा था वही सेम कि अक्टूबर 2024 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, तो वो हो गई हैं कितनी 11, यानी कि 5 को तो अभी दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा और 6 पहले से थी, तो ये हो गई टोटल 11। और ये 11 की 11 कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं वो भी हमने आपको विगत दिन में क्या किया था, नोट डाउन करवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये कि हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है? बताइए जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका जो उत्तर है भैया वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि झारखंड में अभी हाल ही में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ओके, आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, देखो अब ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि कोई भी योजना जब लॉन्च होती है तो इस योजना को किनके द्वारा दरअसल जो है उसका उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया, वो प्रश्न बन जाता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पर बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन ना करें उसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ा करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे करंट अफेयर्स में 8 प्रश्न होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि लगभग 20-22 प्रश्न होते हैं वो। लेकिन ये आपकी नजर के ऊपर है कि आपकी एनालिसिस कैसी है और आप किस तरीके से आप चीजों को करते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि 8 प्रश्न है, ये 8 प्रश्न नहीं होते बल्कि 20-22 प्रश्न होते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, टास्क देता हूं, वो सब अलग आपको मिलता है। ठीक है, जितना यहां पर मिलता है अपने आप में बहुत है, करके देखिए फिर अपनी चीजों को देखिए। ठीक है, अगर आप हीन भावना से ग्रसित हैं कि तो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक, एक बात। दूसरा, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, यह भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि कब शुरुआत की गई थी, यानी कि 2 अक्टूबर को। इसके अलावा यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई योजना है वो केवल और केवल केंद्र प्रायोजित योजना है या राज्य प्रायोजित योजना है या केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा दरअसल उस योजना को चलाया जाता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बेसिकली जो योजना है वो केंद्र और राज्य दोनों के समन्वय से चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मोटो क्या है भाई साहब? मोटो है आदिवासी गांव में समग्र विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में अहम बदलाव करना है। ये इसका क्या है, या बदलाव लाना है, ये इसका फोकस है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? ये है आपका भैया 79,150 करोड़ रुपए जो है क्या है, इसका क्या है टोटल जो है इसका परिव्यय है, यानी कि इस योजना पर इतना पैसा खर्च होगा। तो कई बार उस योजना पर कितना परिव्यय किया जा रहा है ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए पूछ लेता है। तो अब देखो इसी व्याख्या में कितने फैक्ट हो गए भैया जी, लोग जरा देखना एक बार। पहला फैक्ट, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए, इस पर्टिकुलर योजना में कुल कितने जो है रुपए खर्च हो रहे हैं, एक प्रश्न। दूसरा, कई बार उद्देश्य पूछ लेता है, तो दूसरा प्रश्न यहां से बन गया आपका। ठीक है, तीसरा प्रश्न यह भी बनता है कि पर्टिकुलर योजना किसी से संबंधित है, मतलब राज्य से या केंद्र से या दोनों से, तो तीसरा प्रश्न यह बन गया आपका। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया है, चौथा प्रश्न यही बन जाता है, और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो यह बन गया आपका पांचवा प्रश्न। यानी कि इस पूरे व्याख्या से आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब बताओ क्या एक ही प्रश्न था? ये नहीं, प्रश्न पूछा गया था आपसे कि ये जो योजना है बेसिकली, और एक प्रश्न तो ये ऑलरेडी हो गया +1, तो ये हो गया 6 प्रश्न आपके, टोटल 6 प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई, स्टेट का नाम झारखंड। तो पहला प्रश्न तो ये, और जो पिछले 5 प्रश्न बन गए हैं वो एक अलग। तो अब आप सोचो कि एक प्रश्न से कितने प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि व्याख्या को आप लोग डिटेल्स में पढ़ा करिए। ठीक है, इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब झारखंड के बारे में देखो, अब यहां से ही प्रश्न बनता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उतना करा के हमने छोड़ दिया, प्रश्न तो यहां से ही बनेगा ना भाई साहब कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। राज्यपाल, कई बार राज्यपाल से जुड़े प्रश्न बन जाते हैं, तो मैंने यहां पर झारखंड के राज्यपाल के बारे में भी आपको बता दिया। क्या ये प्रश्न करंट अफेयर्स का नहीं है भाई साहब, ये भी करंट का ही तो है, और कहां का है। तो ऐसा नहीं कि 8, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ये बात क्यों सोचते हो यार कि 8 प्रश्न कराए जाते हैं। आप ये देखो कि इन 8 प्रश्नों के पीछे कितने प्रश्न होते हैं, लेकिन आपका दिमाग तो वहीं पे लगा रहता है। इससे आप अपना नुकसान करते हो और कुछ नहीं करते हो। ठीक है,
दिमाग आपका लगा रहता है कि कितने प्रश्न हो रहे हैं, आप ये नहीं देखते हो कि आपने कितना गेन किया या आपको कितने प्रश्न याद हो गए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप यहां पर फोकस करें बजाय इसके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, चलो, क्या बोलना मजबूरी पड़ जाती है, क्या करें। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रश्न कम कराए जाते हैं तो बड़ी दुख की बात है। 8 प्रश्न बनाने में कितना समय लगता है, कभी बैठ करके जरा 8 प्रश्न बना के दिखाइए, देखिएगा। आज जाइए जरा और 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के बिना कॉपी पेस्ट के बनाइए और फिर देखिए कि कितनी मेहनत लगती है, और फिर यहां पे जाके रिकॉर्ड करना बनाना वो एक अलग बात। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा सा आप लोग सोचिए, फोकस अपनी स्टडी पर करिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ओके, अब कई बार इस बात को मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई 8 प्रश्न होते हैं, इस पर क्यों फोकस करते हो आप लोग, अपना माथा पच्ची दिमाग क्यों इस पर लगाना यार, जो चीजें कराई जाती है उस पर फोकस करो, है ना। दूसरा, राजधानी क्या है, रांची है, राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और इसके अलावा अब आपको यह भी देख लेना है कि जो झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट जो है और कौन कौन सी सीमाएं साझा करता है अलग अलग राज्यों के साथ में, यह भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है। वैसे जीएस का प्रश्न है लेकिन करंट में अभी चर्चाओं में इससे बन सकता है प्रश्न। तो छठी अनुसूची में कौन सा देश शामिल नहीं है, सॉरी कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो असम शामिल है भाई साहब, त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सही। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। कई बार आप लोग यहां पर कंफ्यूज आते हो, ध्यान नहीं देते हो। आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है। जैसे ही देखोगे और पहले देखोगे असम, बस खट से इसी को तुरंत गोला बड़े मस्त से फर के आ जाओगे, सोचोगे यार क्या बात है, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। अब इसको ध्यान नहीं दोगे, करके चले आए। अब जब घर पे मिलाओगे तो कहोगे अरे भाई साहब ये तो उत्तर प्रदेश था और प्लस यहां पर नहीं पूछा था। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि जहां पर नहीं शब्द लगा रहे उसको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि प्रश्नों को पढ़ते समय अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ठीक, चलो अब आइए देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं भाई साहब चर्चा में क्यों है छठी अनुसूची। चर्चा में इसलिए है क्योंकि लद्दाख को बेसिकली छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग पर, यानी कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, इसलिए प्रश्न चर्चाओं में है। और छठी अनुसूची में शामिल जो राज्य होते हैं वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, अर्थात जनजातीय क्षेत्रों के रूप में उनको विशेष जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का उद्देश्य स्वायत्त शासन के माध्यम से आदिवासी आबादी और उनके हितों की रक्षा करना है। छठी अनुसूची का उद्देश्य याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है। अक्सर छठी सूची से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, छठी अनुसूची स्वायत्त संस्थागत तंत्र स्थापित करती है जिसके पास शासन के लिए विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां जो है इसमें समाहित होती हैं। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से राज्य हैं, जो के लिए आपके लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, पहला आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या है मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो ये स्टेट के नाम आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आर्टिकल आपके लिए भाई साहब क्या है इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों को शामिल किया जाता है। तो ये आर्टिकल बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो कि कितने सारे फैक्ट यहां पे बन रहे हैं। पहला फैक्ट, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बेसिकली कौन सा बनेगा, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहां से दो तीन क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्याख्या के अंतर्गत आपको कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, फिर क्या कीजिएगा इसके लिए। इको मार्क, इको मार्क अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इको मार्क अब क्यों प्रश्न बनता है, चर्चाओं में क्यों है, आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन पहले आपको बताना है कि इको मार्क किन उत्पादों को या उन उत्पादों को दिया जाता है जो उपभोग की दृष्टि से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, या फिर पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, या फिर कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए, बहुत ही आसान इसका उत्तर है। तो इको मार्क जो लेबलिंग की जाती है बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, जो पर्यावरण के दृष्टि से क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे पदार्थों को पर यानी ऐसे प्रोडक्ट पर इको मार्क का लेबल लगाया जाता है। और चर्चाओं में क्यों है भाई साहब, तो
तो पहली बात तो ये जान लो कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उपभोग की दृष्टि से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अब बात अगर हम करते हैं कि चर्चाओं में इको मार्क क्यों आ गया है, तो चर्चाओं में इसलिए आ गया है बिकॉज ऑफ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इको मार्क नियम 2024 अधिसूचित किए जाने की वजह से यह नया नियम आया है, जिस पर जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष तक का इसके लिए जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप इस नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये नियम अभी अधिसूचित किया गया है, इसीलिए चर्चाओं में है। ठीक है, पहला पॉइंट से वही जो हमने आपको बता दिया कि इको मार्क जो है या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वो होते हैं जो पर्यावरण दृष्टि से क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। इसके अलावा इको मार्क प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आप आवेदन जो है आपको करना होगा कि भाई ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको मार्क लगा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मंत्रालय के तहत संचालित सभी योजनाओं को 2 मुख्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि कौन सा मंत्रालय ऐसा है जिसके सभी योजनाओं को 2 योजनाओं में क्या कर लिया गया है, समाहित कर लिया गया है। वो कौन सा मंत्रालय है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, या पर्यावरण मंत्रालय, या आयुष मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिनके सभी योजनाओं को 2 योजनाओं में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो ये योजना जो है, यानी कि जो मंत्रालय है वो है आपका कौन सा, ए, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सभी योजनाओं को 2 योजनाओं में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ठीक, और 2 योजनाएं कौन कौन सी होंगी? वो योजना होगी पहली आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको हम बोलेंगे PMRKVY बोलेंगे, और दूसरी जो योजना होगी वो होगी कृषोन्नत योजना, जिसको हम KY बोलेंगे। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत ही जो है क्या होगा, जो मंत्रालय आपका है उन सभी को शामिल कर लिया जाएगा। यहां पर आप सामने यहां पर देख ले होंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY और राष्ट्रीय कृषोन्नत योजना KY, 2 योजनाएं, एक योजना ये और एक योजना ये। इन दोनों योजनाओं में ही बेसिकली जो मंत्रालय है उनके सभी योजनाओं को शामिल कर लिया। कुल प्रस्तावित जो व्यय है इस पर ये यहां पर ये नंबर दिखा है, ठीक है, डेटा दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस इमेज को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य भैया कि व्यापक रणनीति बनाने में राज्यों की सहायता करने हेतु एक बात, दूसरा कृषि की नई प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सहायता, क्योंकि अलग अलग योजनाएं जब रहती है तो दिक्कत होती है। जब उनको आप समग्र रूप से एक कर देते हो तो जो उसके सामने जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को आप आसानी से निपट सकते हैं, क्योंकि योजनाएं सारी योजनाओं को 2 योजनाओं में समाहित कर लिया गया। इसका मतलब कि सारा का सारा सिस्टम क्या होगा वहां पर बढ़िया तरीके से चलेगा। ओके, इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कुल 9 योजनाओं को क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पात्रता धारक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, या फिर 25 से लेकर के 30 वर्ष? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। तो भैया सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि PM इंटर्नशिप योजना क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको बता पाओगे। तो PM इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो 21 से 24 साल के जो युवा हैं, 21 से 24 साल के, ठीक है, उनको बेसिकली इंटर्नशिप कराई जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए क्या होगा, 1 ईयर के लिए इनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। ठीक है, और उस 1 ईयर में इनको 5,000 रुपए क्या होगा, पर मंथ दिया जाएगा ऐसे युवाओं को जो किसी बड़े संस्थान में नहीं अध्ययनरत हैं। ये नहीं कि तुम IIM और IIT में पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रॉपर तरह जो है प्रोफार्मा डिजाइन किया गया है कि भाई आप ये अगर अर्हता रखते हैं तो आप इसके पात्र होंगे। और इनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र है 21 से लेकर 24 साल। 21 साल से 24 साल के हैं तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आपको 1 साल की जो है इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी कि आपको जॉब के लिए स्किल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और तब तक के लिए 1 साल तक के लिए आपको पर मंथ 5,000 रुपए दरअसल दिए जाएंगे। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आप इसको गूगल करिएगा, डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पात्रता वाले जो धारक होंगे उनकी एज कितनी होगी, 21 से 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो व्याख्या,
सेम वही पॉइंट जो हमने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहां पे। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय जो इसको वर्क कर रहा है इस पे वो है आपका कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। कई बार मंत्रालय संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब कोई भी मंत्रालय चर्चाओं मतलब कोई भी योजना जब चर्चाओं में है तो वो योजना बेसिकली किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, वो मंत्रालय आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। उद्देश्य भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाएगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न बनेगा आपका एक तो ये मंत्रालय का नाम और उद्देश्य, और तीसरा क्या है कि फेलोशिप कितनी दी जाएगी? तो फेलोशिप भैया दी जाएगी 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए। तो 3 प्रश्न आपके यहां से बन गए। व्याख्या के अंतर्गत 3 पॉइंट आपको यहां पर मिल रहे हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया? क्रूज भारत मिशन, इसमें क्या होगा? जो क्रूज जो वहन क्षमता है इसको बढ़ाना है, इसका उद्देश्य में तो है बेसिकली। ठीक है, चाहे वो समुद्री हो या नदी आधारित हो, जो भी हो। ठीक है, तो मंत्री कौन से भाई साहब? सर्बानंद सोनोवाल या अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी? नहीं होगा। मंत्री कौन से हैं इसमें से? यही है जो है जहाजरानी मंत्री। तो सिंपल सी बात, यही करेंगे इसका उद्घाटन। अमित शाह करेंगे नहीं, गृह मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री हैं, और ये नितिन गडकरी आप जानते होंगे सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, जो है वो हैं केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दरअसल क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसको। उद्देश्य क्या है भाई साहब? उद्देश्य है क्रूज पर्यटन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा, इस पूरे जो है जो क्रूज ये मिशन आपको लॉन्च किया गया है, इसको 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। पहला चरण जो इसका होगा 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के लिए। फिर दूसरा जो चरण होगा वो होगा 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक, और जो तीसरा जो इसका चरण होगा वो होगा 1 अप्रैल 2027 से लेकर के 31 मार्च 2029 तक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति है कहां की बनी है? मैक्सिको की, ब्राजील की, ऑस्ट्रेलिया की, भूटान की? तो ये बनी है भैया मैक्सिको की राष्ट्रपति, यहां लिखेगा। और चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब भी कोई महिला कोई चीज प्रथम बार अचीव करती हैं तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो मामला भारत से संबंधित हो या फिर मामला वो वैश्विक स्तर का हो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको देश की राष्ट्रपति बनी है, वह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस बेसिकली मनाया जाता है भैया आपका 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी है इसका हो जाएगा सही उत्तर। ओके, चलो, तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को हटा दीजिएगा। थीम क्या है? दुनिया उनका भी घर है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ठीक है, यह थीम इसकी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2025 में जर्मनी में ये गलत हो गया, फैक्ट गलत है, वर्ष 2025 नहीं होगा, ये फैक्ट यहां पर कुछ और होगा। ये शायद आई थिंक 1925 ऐसा समथिंग होना चाहिए। एक बार इसको जरा आप लोग क्लियर करिएगा कि जर्मनी में इसे कब मनाया गया था? शायद 1925 था क्या? एक बार जरा इसको आप लोग क्लियर करिएगा। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। चलो, महाकुंभ 2025 के लिए प्रतीक चिन्ह का अनावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आपको पता होगा कि जो है क्या हुआ है कि प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, या फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? जल्दी जल्दी से मुझे इसका आप लोग आंसर बताइए फटाफट कि जो महाकुंभ 2025 है उसके लिए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए, अब आ गया है मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न। महाकुंभ के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न है, आपको इसको लिखना है। महाकुंभ 2025 में होने वाला है, आप सभी लोगों को इसको आंसर पता होगा, आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज आप लोग जो है इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो प्रश्न हम लोग देते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। समय आपके पास बिल्कुल भी अब नहीं है, चाहे वो आरओ के अभ्यर्थी हो, पीसीएस के अभ्यर्थी हो। पीसीएस का संभवतः एग्जाम आपका दिसंबर में होने के चांस हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है, तो ये हो गई कुछ चीजें आपको जो हमें बतानी थी, जो आपको समझानी थी। बाकी आप लोग प्लीज
फिर से मैं कह रहा हूं कि मेंस के जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आप लोग प्लीज प्रैक्टिस क्या करिए, कम से कम कुछ ना करिए तो जो मैं डेली देता हूं प्रश्न उन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काफी कुछ जो है मेंस का कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।